कि अब खास चर्चा खास मेहमानों के साथ करने वाले हैं और वो चर्चा होगी कि ये जो संविधान पर दोनों सदनों में चर्चा हुई, इसमें कई बातें फिर से उभर करके सामने आई हैं। असली सेक्युलरिज्म क्या है, संविधान के साथ कहां कहां पर सांप्रदायिक छेड़छाड़ की गई है, वो बातें उभर करके सामने आई हैं। तो आज इसी पर खास चर्चा करेंगे। तो संविधान की चर्चा में अपना अपना एजेंडा चला और उठाया गया अपना अपना एजेंडा। संविधान निर्माण के 75 साल पर संसद के दोनों सदनों में चर्चा में कई ऐतिहासिक तथ्य लोगों के सामने आए, लेकिन चर्चा में विपक्षी दलों का अपना एजेंडा हावी रहा। राहुल गांधी अपने भाषण में एक हाथ में संविधान और दूसरे हाथ में तथाकथित मनुस्मृति की किताब लेकर अपना एजेंडा स्थापित करने की भरपूर कोशिश कर रहे थे। उसी एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने आज बीजेपी पर आरोप लगा दिया कि मनुस्मृति मानने वालों को अंबेडकर जी से तकलीफ तो होगी, लेकिन राहुल गांधी भूल गए कि डॉक्टर अंबेडकर को सबसे ज्यादा तकलीफ तो शरिया कानून को नाफिज करने से थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी को जवाब दिया और कहा था कि नेहरू जी का ध्यान अनुसूचित जातियों की चिंता को दूर करने के बजाय मुख्य रूप से तुष्टीकरण की राजनीति पर था। राज्यसभा में प्रतिपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर मनुस्मृति के अनुरूप संविधान बनाने का आरोप लगाया, तो सत्ता पक्ष की ओर से बीजेपी के नेता सुधांशु त्रिवेदी ने इसका माकूल जवाब दिया था। सुधांशु त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के राज में मौलवी स्क्रिप्ट बनाने का प्रयास किया गया था। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि 200 सेक्युलर देशों में से किसी 4 देश का नाम बता दीजिए जहां संविधान से ऊपर शरिया कानून को रखा गया हो। उन्होंने शाहबानो केस का उदाहरण भी दिया था जिसमें संविधान के ऊपर शरिया कानून को रखा गया था। और पहले वर्शिप एक्ट आया, 1947 की स्थिति ही मानी जाएगी, उसमें यह रखा गया, और बाद में फिर वक्फ कानून भी और उसमें संशोधन भी, जिसमें कोई समय सीमा तय नहीं। तो राज्यसभा में संविधान पर चर्चा में भाग लेते हुए अमित शाह ने कहा कि संविधान समान नागरिक संहिता की बात करती है, उसके बावजूद यूसीसी क्यों नहीं आया। अमित शाह ने कहा कि बीजेपी की सरकार देश के हर राज्य में यूसीसी लागू करेगी। अमित शाह ने कहा पंडित नेहरू संविधान सभा समाप्त होने के बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ लेकर आ गए। बीजेपी ने आरोप लगाया कि संविधान में सेक्युलर शब्द का सबसे ज्यादा दुरुपयोग किया गया है। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में इस शब्द को रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन लोकतंत्र के काले दौर आपातकाल में इसे जोड़ दिया गया। इसी सेक्युलरिज्म का एक आईना संभल दिखा रहा है, जहां अब तक 22 दंगे हो चुके हैं, लेकिन दोषियों पर कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई और नतीजा हिंदू समुदाय का वहां से पलायन हो गया बेचारों का, और उनके आस्था केंद्रों को दीवारों से ढक दिया गया। ये वही संभल का वर्क मोहल्ला है जो अभी आप तस्वीर देख रहे थे, जहां सांसद के घर मीटर लगाने के लिए दर्जनों पुलिस फोर्स को तैनात किया गया था। यह वही मोहल्ला है जहां बिजली की चोरी की जांच करने पहुंची टीम को दीवारों में ढका मंदिर मिल गया। समाजवादी पार्टी के सांसद की हवेली की बिजली बिल 0 यूनिट किसी को भी चौंका सकता है। सांसद के घर 0 यूनिट। कभी बिजली विभाग के लोग दबिश देने की हिम्मत नहीं जुटा पाए थे। एक देश में एक मोहल्ले के स्टेट विद इन स्टेट का ऐसा नजारा किसी जगह नहीं दिखा होगा, लेकिन यह संभल है। यहां सब कुछ वर्क साहब के आदेश से चलता था। कांग्रेस की सरकार ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लाने में चाहे जो भी सियासी मजबूरी दिखाई हो, लेकिन हजारों वर्ष की सनातन संस्कृति को मनुवाद कहकर नहीं ढका जा सकता। भारत की पहचान को इस नैरेटिव से खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन कोशिश तो चल रही है। उसी कोशिश के तहत कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मनुस्मृति को मानने वालों को अंबेडकर जी से तकलीफ तो बेशक होगी ही। ये एक लाइन का ट्वीट है राहुल गांधी जी का। तो जवाब भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी ने दिया था राज्यसभा में। उनका कहना था कि उन्होंने कहा भी था शाहबानो मामले में सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर तो शरिया कानून को रख दिया गया था। डॉक्टर साहब अंबेडकर ने कहा था संविधान की आत्मा उसमें चेंज किया गया। और फिर महोदय सिर्फ इतना ही नहीं रहा, जब से वो वर्ड आया उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद तो इस देश में क्या हुआ कि पर्सनल लॉ बोर्ड आ गया। उसके बाद क्या हुआ कि एक ऐसा समय आया कि जब सुप्रीम कोर्ट और शरिया में यह लगा कि मतभेद है, तो इस देश की संसद ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को रौंद कर शाहबानो केस में शरिया को सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कर दिया। मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं, दुनिया के किसी सेकुलर देश में ऐसा कोई एक उदाहरण बता दे तो मैं अपना बयान वापस लेने को तैयार हूं। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने
एक बार फिर से बीजेपी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई और कहा कि हर भाजपा शासित राज्य में यूसीसी उत्तराखंड की तरह ही लागू किया जाएगा। पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी मुस्लिम पर्सनल लॉ लेकर आए और यूसीसी नहीं आया। मैं आज कांग्रेस पार्टी को इस सदन में सार्थ पूछना चाहता हूं, क्या पंथ निरपेक्ष राष्ट्र के अंदर सभी धर्मों के लिए एक कानून होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसकी कांग्रेस पार्टी स्पष्टता करे। इन्होंने तुष्टीकरण की शुरुआत वहीं से करी है। मुस्लिम पर्सनल लॉ इस देश में संविधान आने के बाद तुष्टीकरण की शुरुआत। आर्टिकल 14 और 15 का ये भंग है। अंबेडकर जी, लोहिया जी, के.एम. मुंशी, एच.वी. कामत, ये सब ने इसका विरोध किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर राज्य में कॉमन सिविल कोड लेकर आई। वहीं एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा? भाजपा का शासन जहां जहां है वहां धर्मांतरण के खिलाफ कानून बना दिया गया है, बीजेपी पर हमला बोला है। जरा सुनिए उनका क्या कहना है। गुजरात में और जहां जहां बीजेपी सत्ता में है वहां पर आप कन्वर्जन के खिलाफ कानून बना दिए, जबकि संविधान में राइट टू चॉइस एक फंडामेंटल राइट है। आप कौन होते किसी को रोकने के लिए? मजहब तब्दील कोई कर रहा है तो धर्मांतरण चाहिए ओवैसी साहब को, लेकिन सवाल यह है कि ये जो सेक्युलरिज्म है इसका गजब का नज़ारा देखने को मिलता है। अभी हमने आपको बताया था कि बिजली बिल जीरो, सांसद के घर में बिजली बिल जीरो, और ये सब सेक्युलरिज्म के नाम पर गोरख धंधा चल रहा था। संभल में बड़े स्तर पर बिजली चोरी के मामले के खुलासे के बाद विद्युत विभाग में अधीक्षण अभियंता का कहना है कि सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर में कुछ महीनों से बिजली का बिल शून्य आ रहा था, तो अब मीटर की जांच की जाएगी। सांसद जी के परिसर पे 2 कनेक्शन हैं। ये मीटर इनका 0 यूनिट का बिल आ रहा था। माननीय सांसद जी का जो है विगत 6 माह से 0 यूनिट का बिल आया था। जून में जो है 13 यूनिट का बिल आया। उसके बाद जुलाई से लगातार जुलाई से नवंबर तक का 0 यूनिट का इनका बिल आया। जून में 13 यूनिट, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 0। वाह, इसे कहते हैं कलाकारी। और ये सारी कलाकारी सेक्युलरिज्म के नाम पर होती है यहाँ पर इस देश में। खैर, आज इसी पर चर्चा करेंगे कि क्या है असली सेक्युलरिज्म और किस तरह से इसको तार तार किया गया है। खास मेहमान जुड़ रहे हैं हमारे साथ, एसएन सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। साथ में राहुल लाल जी, राजनीतिक विश्लेषक और कांग्रेस के समर्थन में और विपक्ष की बातों को मजबूती से रखने वाले, नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। विनोद जी के जरिए मैं चर्चा, और निशांत राय भी हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से, उनको कैसे भूल सकता हूं, पहले तो उन्हीं से अपडेट ले लेता हूं। निशांत, ये बताइए जरा, ये क्या कलाकारी है भाई कि पहले तो वो 13 यूनिट बताया, कब, मई में या शायद जुलाई में 13 यूनिट, और उसके बाद 0 0 0 0, ये क्या कलाकारी कर रहे थे सांसद महोदय वहां पर? देखिए, कल विद्युत विभाग ने जब सांसद महोदय का मीटर बदला और स्मार्ट मीटर लगाया, उसके बाद ये जानकारी निकलकर सामने आई कि सांसद महोदय के यहाँ जो बिजली का बिल है वो 0 आ रहा है। इसके पीछे की वजह जानने के लिए फिलहाल मीटर को जांच के लिए भेज दिया गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि उस इलाके में इससे पहले भी लगभग 1 हफ्ते पहले विद्युत विभाग ने कार्रवाई की थी। एक छत से कुछ ट्रांजेक्शन के ऐसे चीजें मिली थी जिनसे 100 घरों को बिजली सप्लाई की जा रही थी और उन 100 घरों का बिल जो है वो 0 आता था। तो क्या इन तमाम लोगों को सांसद साहब की शय थी? क्या उस इलाके में बिजली चोरी जो हो रही थी वो सांसद साहब के शय पर हो रही थी? और जब सांसद साहब खुद यहाँ की अगर बात करूं संभल के, तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के चेयरमैन हैं संभल के, तो सवाल ये उठता है कि नैतिकता का एक तकाजा होता है और सांसद साहब अगर इस तरीके से हरकत कर रहे हैं, दूसरी तरफ सदन में संविधान और तमाम बड़ी बातें कर रहे हैं, तो अपने नागरिकों को क्या शिक्षा दे रहे हैं? और बिजली चोरी करके सीधे तौर पर पहले वो प्रदेश का, फिर दूसरे स्तर पर राष्ट्र का नुकसान कर रहे हैं। लेकिन अभी बिजली विभाग की ओर से इस पूरे मामले की जांच कराई जा रही है। जांच के बाद सांसद साहब की मुसीबतें और बढ़ सकती हैं, क्योंकि पहले ही मस्जिद पे भड़काऊ भाषण देने के लिए उन पर मुकदमा दर्ज है। और ऐसे में अगर जांच के बाद कमियां निकल कर आती हैं तो सांसद साहब की तकलीफ जो है आने वाले समय में और बढ़ जाएंगी। एक बात और जरा आप हमें बता दीजिएगा, बिजली वाला मामला तो कलाकारी सामने आ ही रहा है,
उधर जो मुख्यमंत्री बाबा जी जो बोले हुए हैं कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा, चल क्या रहा है संभल में? सुना है सांसद महोदय गए अपने खिलाफ एफआईआर हटवाने के लिए ऊपरी अदालत में। देखिए बिल्कुल जो सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिल रही है कि सांसद महोदय ने हाईकोर्ट का रुख किया है और अपने ऊपर जो तलवार लटक रही है उसके लिए मुकदमों गिरफ्तारी से बचने के लिए। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो प्रशासन ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि पूरे संभल को अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा। एक तो मस्जिद मामले में पहले से जांच चल रही है और दूसरा संभल खासकर जो सांसद का इलाका है, इस पूरे इलाके में जहां भी अतिक्रमण है प्रशासन उस अतिक्रमण से मुक्त कर रहा है। और साथ में जो बिजली चोरों के खिलाफ अभियान चल रहा है उस अभियान में और तेजी लाई जा रही है। और ऐसे में जब सीधे तौर पर सांसद का नाम सामने आ रहा है तो जो तमाम लोग बिजली चोरी कर रहे हैं अब अपने आप या तो खुद पीछे हट रहे हैं या फिर प्रशासन उन पर कार्रवाई कर रहा है। बिल्कुल ठीक है, मैं लौटता हूं आपके पास। चर्चा में विनोद जी को जरा मैं शामिल करता हूं और उसके बाद दोनों खास मेहमानों के पास भी जाऊंगा। विनोद जी, ये जो पूरा का पूरा मामला है, मैं एक बेसिक सवाल ये उठा रहा हूं, अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर का बार बार हवाला, अभी कुछ देर पहले हम लोग चर्चा कर ही रहे थे, तो सवाल ये है कि बाबा साहब अंबेडकर और उनकी टीम ने जो हमको संविधान दिया था वो संविधान हमारा कहां खो गया विनोद जी? उसके बाद उसमें क्या क्या चीजें ला करके शामिल कर दी गई, क्या क्या प्रस्तावना तक भी बदल दिया गया, क्या क्या धार्मिक कानून सांप्रदायिक कानून जोड़ करके संविधान को दूषित कर दिया गया और अब उसी संविधान का हवाला दिया जाता है, मनुस्मृति का नाम गैर जरूरी तौर पर लिया जाता है, जबकि सच्चाई तो यह है कि किसी न किसी बहाने शरिया की चीजों को उसमें घुसेड़ दिया गया है। लाल जी, आपका आज का सवाल सच में बहुत गंभीर है और उस पर चर्चा तो व्यापक होनी चाहिए। निशांत जहां खड़े हैं वहां उस संभल आज इस पूरे सेकुलरिज्म और कांग्रेस के नैरेटिव्स का एक सबसे बड़ा उदाहरण है, जीता जाता उदाहरण है कि एक समुदाय के लिए आप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लाते हैं जिसमें 1947 से पहले की स्थिति रहेगी जी, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती। कोई हिंदू समुदाय अपने आस्था केंद्र, अपने विश्वास उस सबूतों के साथ भी लाएं तो उनकी कोई सुनवाई नहीं होगी। और उसी जगह पे आप उसी के साथ में वक्फ को देखिए कि उसमें उसको कोई सबूत की जरूरत नहीं है। वो जिस दिन से और जहां भी आज कल जब भी उंगली रख दे संपत्ति हो गई, वो वक्फ की होगी, ये साबित आपको करना है। ये वक्फ को साबित नहीं करना है कि उसकी जमीन है या नहीं है। ये जो सरिया कानून की बात पे चर्चा आप कह रहे थे कि जिसको राहुल गांधी एक मनुस्मृति से जोड़ लाते हैं जब जब भी उनको आईना दिखाया जाता है, तो निशांत जहां खड़े थे वहां उस संभल में 22 दंगे हुए हैं और उस 22 दंगे में आजादी के बाद मैं आपको कह रहा हूं 200 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, मैक्सिमम हिंदू थे और आज तक उन लोगों को कोई न्याय नहीं मिला जी। इसके गुनाहगार कौन है? 1978 में 188 लोग मारे गए इसी संभल में, उसके आज तक न्याय नहीं मिला। जज वहां लोअर कोर्ट में इस केस को ढक दिया गया कि कोई गवाह नहीं मिला, कोई इसकी कोई पैरवी करने वाला नहीं मिला। क्या क्या इस देश ने दिखा है। जो बात अभी निशांत कह रहे थे, अगर उस संभल में बिजली चोरी को लेके बिजली के अधिकारी उस पुलिस के साथ में नहीं गए होते तो शायद ये मंदिर का भी पता नहीं चलता जो ढक दिए गए थे। प्राचीन मंदिर है, वही जो वर्क जिसको कह रहे हैं कि ये हमारा बाबर का बनाया हुआ ये वहाँ के शाही जब मस्जिद है, उसी के साथ में लगा हुआ ये मंदिर है हनुमान जी का और शिव जी का मंदिर, जो ढक गया तो ढक गया। तो अब सवाल ये है कि आप इन सब चीजों को जब देखिए आज संविधान की चर्चा में, बिल्कुल ये सब सारी चीजें निकल के आ रही है। ये देश के लिए एक बहुत सुअवसर था कि संविधान चर्चा में भले ही पॉलिटिकल पार्टी अपने एजेंडे को चलाएं और अपने एजेंडे को लेके उस नैरेटिव को लाएं, लेकिन देश ने पहली बार देखा कि उसके साथ में कैसे छलावा हुआ है। डॉक्टर अंबेडकर के उस संविधान के बाद में कैसे एक तुष्टीकरण की उस पहल को सामने लाया गया और लगातार ये कोशिश होती गई जिसका नतीजा लोगों ने आज संभल में देखा। बिल्कुल वो नतीजा दिख रहा है और इसके लिए जिम्मेदार हमारे वो राजनेता हैं जिन्होंने इस तरह की राजनीति की है। राहुल लाल जी,
राहुल लाल जी, आज मनुस्मृति की बात उठाई जा रही है, लेकिन सवाल तो यह है कि जो धर्मनिरपेक्ष संविधान हमको मिला था 1949 में, उसमें चाहे पर्सनल लॉ को घुसाने की बात हो, चाहे वक्फ कानून को घुसाने की बात हो, शाहबानो मामले में पलटने की बात हो, सब सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने की बात हो, क्या इन्हीं सब चीजों को छुपाने के लिए ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस कि शरिया कहीं दिखाई ना पड़ जाए, जो शरिया हमने अलग अलग तरीके से उसमें संविधान में डाला है, उसके लिए ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस के तहत मनुस्मृति की नैरेटिव को आगे किया जा रहा है क्या राहुल लाल जी? देखिए लालचंद जी, सबसे पहले तो पूरे संविधान में ना तो वर्तमान में ना पहले शरिया का स्क्रिप्ट कहीं है ही नहीं है, पर्सनल लॉ है। मैं अभी आ रहा हूं, उसी के ऊपर ही आ रहा हूं। सबसे पहले तो मैं एक चीज कहूंगा, मैं अपना व्यक्तिगत मान्यता बता रहा हूं कि मैं हर सांस और हर धड़कन में मैं अंबेडकर का मैं हर सांस में ध्यान लगाता रहता हूं 24 घंटा। बहुत अच्छी बात है। और हमें लग रहा है कि इस पे किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। बड़ी सही आपने टिप्पणी की कि ये मेरी बिल्कुल व्यक्तिगत मान्यता बता रहा हूं मैं। अब मैं आता हूं आपके सवाल के ऊपर। अंबेडकर के आदर्शों को भी तो मानना पड़ेगा, अंबेडकर जी ने जो कहा उसको भी तो मानना पड़ेगा। खाली बसाने से और ध्यान में रखने से क्या होगा? नहीं, उनके मूल्यों को मैं बिल्कुल उनको भगवान के रूप में अपने जीवन में मानता हूं। उनके आदर्शों के उलट नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि भाई ध्यान में तो रखते हैं लेकिन काम किया उनके आदर्शों के उल्टा, वो नहीं होना चाहिए। नहीं लालचंद जी, ध्यान भी अंबेडकर साहब का और उनके मूल्यों पर चलना ठीक है, और ये काम नहीं कर रहा। ये काम कांग्रेस पार्टी और जो पूरा विपक्ष है उसके तरफ दिखाई दे रहा है। एक सवाल मैं पूछ रहा हूं, पूछिए कि अगर यहाँ पे जब संविधान बना, संविधान में आर्टिकल 29 भी था और आर्टिकल 30 भी था, ठीक है, जो अल्पसंख्यकों को विशेष अधिकार देने की बात करता है। वो अब उस अधिकार को क्रियान्वित करने के लिए कुछ नई व्यवस्थाएं तो लानी पड़ेगी। दुनिया भर में किसके लिए ये व्यवस्था ले आए? ईसाई के लिए लाए थे क्या? सिख के लिए लाए, बौद्ध के लिए लाए, जैन के लिए लाए, पारसी के लिए लाए? जो असली अल्पसंख्यक है उनमें से किसी के लिए ये इस तरह की व्यवस्था लेकर आए क्या? बताइए। लालचंद जी, जिसकी जैसी जरूरत थी तमाम तरह की चीजें की गई, लेकिन मैं तो एक सवाल अभी और पूछ रहा हूं। यहाँ पे एसएन सिंह जी मौजूद भी हैं, वो जवाब भी देंगे हमारे सवाल का। बिल्कुल, वो तो देंगे। मेरा सवाल ये है कि ये भारतीय जनता पार्टी क्या बात कर रही थी? ये बात कर रही थी समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड। भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या होता है? अलग अलग राज्यों में आएगा कि वो नेशनल स्तर पे आना था वो? अब अमित शाह जी कह रहे कि भाई उत्तराखंड में आ गया। कांग्रेस पार्टी समर्थन करेगी क्या? कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर यूसीसी लाने का समर्थन करेगी क्या? बताइए। विपक्ष के लोग समर्थन करेंगे क्या? बताइए। आप तो उसके समर्थन में दिखाई पड़ रहे हैं। नहीं, विपक्ष के लोग तो समर्थन नहीं करेंगे। अभी क्यों नहीं करेंगे उसका भी उत्तर देता हूं। दोहरा रवैया हुआ ना। नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने शर्तों को पूरा करेगी। भारतीय जनता पार्टी तो अपने स्तर से कर रही है, लेकिन मैं एसएन सिंह जी का जवाब लेता हूं, फिर आपके पास आता हूं। एसएन सिंह जी, स्टेट वाइज नहीं, नेशनल स्तर पर लाइए। एसएन सिंह जी, उनका सीधा जवाब, उनका सीधा सवाल है कि नेशनल स्तर पर ले आइए ना। अलग अलग राज्यों में क्यों यूसीसी लेकर आ रहे हैं? तो राहुल जी, बहुत सारी बातें राहुल जी ने कहा। 10 सेकंड दीजिएगा। पहले तो मैं पूछूंगा कि राहुल जी यहाँ पत्रकार की हैसियत से हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता की हैसियत से हैं, व्यक्तिगत हैसियत से? एक बात। दूसरी बात मैं कहूंगा कि जब देश आजाद होता है और डायरेक्ट एक्शन जगह जगह शुरू होता है तो कांग्रेस पार्टी को लगता है कि हिंदू तो बहुत उदारवादी होता है, वो तो साधु नाम चरितम को पारित करने वाला होता है, तो क्यों नहीं जो डायरेक्ट हिंसा वाले हैं उनकी मनोवृत्ति को अपनाया जाए, उनको बढ़ावा दिया जाए, वोट के बदले लूट, वोट के बदले छूट देने का कानून पारित करने लगे। अब देखिए कैसे कैसे कानून बनाते हैं। 2 कानूनों का जिक्र किया जाएगा शॉर्टकट में, आपके पास समय कम होता है। एक कानून बनाते हैं कि भैया तुम जो चाहो ले लो, उस पे किसी का अधिकार नहीं होगा, और वो वक्फ कानून होता है। एक कानून ले आते हैं कि भैया हिंदू आप चुप रहिए, आपको कुछ नहीं मांगना है, जो वो कह दिए वही सही है, तब वो यथास्थिति बनाए रहिए। 1947 का एक वर्षिप एक्ट लागू हो जाता है, न उसकी डिफिनेशन डिफाइन होती है, न उसका कैरेक्टर डिफाइन होता है, न कितने वर्षिप के कितने पूजा स्थल है, न ये डिफाइन है कि कितने और कितने को छोड़ा जाए, कुछ नहीं किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, वो कहते हैं कि भाई एक की खुलेबंदी कर दीजिए, दूसरे की नसीबंदी कर दीजिए, एक की यात्रा में छूट दे दीजिए, दूसरे को छूट मत दीजिए, एक की शिक्षा में छूट दे दीजिए, दूसरे की शिक्षा में मत छूट दीजिए। आगे बढ़ते जाते हैं, राइट टू एजुकेशन आता है। राइट टू एजुकेशन में मदरसे को उससे बाहर कर देते हैं, बाकी लोगों को ले आते हैं। तो पूरे संसार को दिखता है, न सिर्फ भारत को, पूरे संसार को दिखता है कि भाई कुछ लोगों ने तो अपना धर्म बदल दिया, कर्म बदल लिया, व्यवहार बदल लिया, चरित्र बदल लिया,
और उसके बाद कानून भी बदल दिया। कानून ऐसा बदले कि वो बाबा साहब के संविधान में तो लिखा था। आदरणीय राहुल लाल जी से पूछना चाहूंगा, उन्होंने कहा संविधान में कि धर्म पे आधारित आरक्षण नहीं होना चाहिए, लेकिन 4% धर्म पे आधारित आरक्षण तो लागू करने का कार्य मनमोहन सिंह की सरकार में हुआ। और उससे भी बढ़ के देखिए, संविधान में कहीं नहीं लिखा था संविधान तो सर्वोपरि है, लेकिन संविधान को और सुप्रीम कोर्ट को बदलने का कार्य किसके लिए करते हैं? तुष्टिकरण के लिए, सावानों के लिए। अरे भैया, आप सबके लिए करिए ना। और धर्म पे आधारित अगर बात करेंगे तो धर्म पे आधारित तो एक देश बढ़ चुका है, वो भारत ही था 47 तक। चौथी देखिए वंदे मातरम, आप देखिए चौथी बात, एक लास्ट 10 सेकेंड देखिए, पूरी जो है हम लोग फ्रीडम की लड़ाई वंदे मातरम पे लड़े, और वो सब भी बोलते थे, वो चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके लिए वंदे मातरम था। लेकिन जानते हैं जब जामा मस्जिद से कहा गया तो उस समय कानून ले दिया गया 1992 में माइनॉरिटी कमीशन, उसमें बौद्ध जन को माइनॉरिटी में ले दिया गया। पहले हिंदू थे, 1995 में वक्फ ले दिया गया, 2010 में विदेशों से फंडिंग को ले दिया गया। राहुल जी का काउंटर, राहुल जी, हाँ राहुल जी बोलिए। अब अभी देखिए, इन्होंने बड़े अच्छे खूबसूरती से कह दिया कि मनमोहन सिंह सरकार 4% मुस्लिम आरक्षण लेके आई थी। अरे भाई, आपके सहयोगी हैं तेलुगु देशम पार्टी, वहां पर चंद्रबाबू नायडू 10% मुस्लिम आरक्षण का खुल्ला समर्थन करते हैं। अगर अपने कांग्रेस का बताइए ना, आप कांग्रेस का बताइए ना। हम तो कह रहे हैं कि हम इसके विरोध में, हम तो कह रहे हैं इसके विरोध में हैं हम। आप बताइए 370 पे राहुल लाल जी, 370 पे हमारे बहुत सहयोगी हमारे साथ नहीं थे, हमने अपनी विचारधारा बदली क्या? हमने राम जन्मभूमि पे अपनी विचारधारा बदली क्या? आप सहयोगियों की चर्चा, मैंने इसलिए पूछा कि आप कांग्रेस के प्रवक्ता के हैसियत से आए हैं, व्यक्तिगत हैसियत से आए, राजनीतिक हैसियत से आए, आप स्पष्ट तो करें। हम तो कह रहे हैं कि तमिलनाडु में, तेलंगाना में, महाराष्ट्र में आपकी सहयोगी की सरकार है, क्यों आप ऐसा करते हैं? मैंने आपसे पूछा है कि खुलेबंदी, दूसरे की नसबंदी, एक की शिक्षा में चूक, एक के स्वास्थ्य में चूक, देखिए यात्रा में सुख, ऐसा क्यों किया गया? यही तो पूछा गया। एक लड़की जो मांगती रही कि भैया हमारा अधिकार दे दीजिए, अब भैया मुस्लिम तुष्टिकरण के नाते आपने संविधान को ही परिवर्तित किया। यही तो कहा जा रहा है। डायरेक्ट एक्शन से डर गए क्या? डायरेक्ट एक्शन से कांग्रेस डर गई क्या? बाबा साहब के संविधान में राम सीता बाबा साहब का कितना सम्मान किया, तो विनोद जी को चर्चा में आप दोनों जरा सा थोड़ी देर के लिए विनोद जी को चर्चा में। विनोद जी, जो असली सवाल है और गंभीर सवाल है, जिन सवालों को टालने के लिए 47 में देश को बांटा गया, आज वही सवाल देश को बांटने के बाद, वही सवाल आज फिर से 75 साल बाद क्यों मुंह बाए सामने खड़ा है? ये फर्जी सेक्युलरिज्म की वजह से हुआ है ये सब क्या? लाल जी, मैं जवाब देता हूं। मैं राहुल लाल जी का जो सुन रहा था, राहुल लाल जी आपको तो मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन आप यही सरा हुआ कांग्रेस का जो इकोसिस्टम है, वो इसी तरह की बात करते हुए आप संविधान के दोनों धाराओं का गलत कोट कर रहे थे। संविधान के किसी भी धारा में नहीं लिखा है कि माइनॉरिटी को अलग से आपको उनको एक तरजीह देनी है या प्रेफरेंस देना है। उनके लिए कानून, सुनिए आप कानून की व्याख्या जानते हैं, आप कानून हमसे आप समझिए। आर्टिकल 25 जो है, सुनिए आप जो आर्टिकल 29 और क्या क्या बात कर रहे थे आप सुनिए। कहीं भी स्पेशल स्टेटस की बात नहीं है। इस देश में एक स्पेशल स्टेटस जम्मू कश्मीर के लिए था, जिसको बीजेपी ने आर्टिकल 370 35A को हटाया, और देश का बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का संविधान आज जम्मू कश्मीर में लागू है। आज की तारीख में वहां के चीफ मिनिस्टर ओथ लेते हुए भारत के संविधान बोलते हैं। ये बात आप उन इकोसिस्टम को बताइए जो कल तक वहां जम्मू कश्मीर का संविधान होता था। क्या बात करते हैं आर्टिकल 29? आप कहीं सवाल का जवाब देते हुए मैं बताता हूं कि यूसीसी के लिए कम से कम सुप्रीम कोर्ट ने 10 बार सरकारों को कहा है, ये सिर्फ बीजेपी और मोदी सरकार को नहीं, कांग्रेस की सरकारों को कहा है, इस देश में एक कानून होना चाहिए, सारे लोगों के लिए, नागरिकों के लिए एक कानून होनी चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट ने यूसीसी की व्याख्या की है, संविधान ने व्याख्या की है, तो फिर एक समुदाय के लिए आप ये सरिया कानून क्यों अर्जी दे रहे हैं? बताइए कौन सा ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है जो एक तरह से कल अमित शाह जो जवाब दे रहे थे, और उसको सुनिए गंभीरता से, 10 सेकंड का वीडियो बना के आप
फेक वायरल नैरेटिव कर करते देते हैं, हैं। फेक वायरल, तो हाँ। अमित शाह ने कहा कि जो सिविल मामले में तुम सरिया लाते हो तो कम से कम उसको क्रिमिनल मामले में लाओ ना। बिल्कुल लाओ क्रिमिनल बिल्कुल। मामले में उसी चोरी सरिया करने के में कानून हाथ को काटा जाएगा, जो मुस्लिम फिर कंट्री में हो रहा है। चोरी करने की तो सजा फिर आप हाथ ये कट जाएगी। देश को गुमराह कर रहे हैं। जहां जहां आपको जो सूट कर रहा है उस व्यवस्था में आप चलाए ठीक- जा रहे ठीक है, हैं। ठीक है, लेकिन ठीक है। अमित शाह ने प्रतिबद्धता दिखाया है कि इस देश में अभी कम से कम बीजेपी की जहां सरकारें हैं ठीक। वहां यूसीसी बिल्कुल, लागू होगा। बिल्कुल। आप आर्टिकल 29 का बड़ा जिक्र कर रहे थे राहुल जी, मैं बता दूं वो एक सवाल वो पूछूंगा हाँ, आ राहुल रहा हूं, जी से। आसन सिंह जी आ रहा हूं। अल्पसंख्यकों राहुल के जी। संरक्षण के लिए था, ये नहीं था कि आप जो है इसका दुरुपयोग करके बिजली बिल जीरो करवा लीजिए, जो संबल में दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, एक राहुल लालचंद जी एक चीज हाँ। देखिए, विपक्ष के ऊपर लालचंद कभी जी, बकरी चोरी का आरोप आसन लगा सिंह जी देना, अभी आपके पास आ रहा हूं। हाँ, मैं कह रहा हूं कभी विपक्ष के ऊपर बिजली बिल चोरी करने का आरोप लगा देना, कभी टोटी चोरी लेकिन करने का विपक्ष आरोप के लगा ऊपर देना, क्या वो कभी तो संबल बकरी में चोरी दिखाई का पड़ रहा आरोप लगा है। देना। निशांत राय तो अभी ये तो- बता रहे थे, निशांत राय मैं- पूरी कहानी बता रहे थे कि जुलाई में लालचंद 13 जी। यूनिट और उसके बाद 0 यूनिट। निशांत राय कुछ वो जोड़ तो लीजिए देखिए, हसन सिंह के वो पास। तो मामला जांच हो रहा है ना, जांच हो रहा है ना, जांच होने के बाद निशांत राय एक लाइन, उसके बाद हसन सिंह जी। निशांत मेरे राय। पास वो कागज हैं जिसमें बिजली के बिल का पूरा रिकॉर्ड है उस इलाके का। हाँ। ये आरोप नहीं है, और कागज शायद हमारे संविधान में कहा गया है जो है। विभाग का कागज होता है वो मान्य होता है। तो ठीक है, ऐसे में एहसन अगर सिंह इनका जी, कहना एहसन है सिंह जी, कि एहसन सिंह। आरोप लगा रहे हैं एहसन सिंह तो जी। कहीं ना कहीं ये निशान जी गलत सुनिए, है। निशान जी सुनिए, एहसन सिंह। राहुल लाल जी ना नाराज होंगे ना शर्माएंगे, आज जाके जरूर पढ़ेंगे कि समाजवादी पार्टी की सरकार रहती है और आजम खान ऑन रिकॉर्ड बयान दिए रहते हैं और उस मंच पर आदरणीय अखिलेश यादव जी रहते हैं कि हमने सारे अधिकारियों को कह दिया है कि मुसलमान के एरिया में आप नहीं जाएं, वो कटिया कनेक्शन से बिजली जलाएंगे। ऑन रिकॉर्ड है। राहुल लाल जी संभल में आ तो रहा है वो सामने, दूसरा सवाल, संभल में सामने आ रहा है। राहुल ठीक लाल है, जी से एक चीज समय पूछूंगा, की कमी जब है। देश- अरे मैंने तो कुछ बोला ही नहीं है समय एहसन सिंह जी, की मैं तो कमी चुप है। हूं। एक छोटा हाँ, छोटा एक छोटा सा और सवाल। जल्दी राहुल लाल जी से एक जोड़िए, चीज 5 पूछूंगा, सेकंड। 1954 में शिक्षा पर अलग कानून क्यों आता है जब ठीक पूरा है, देश है? ठीक है। 71 में अरे वंदे तो मातरम पे अलग वन नेशन कानून- वन लंबी एजुकेशन लिस्ट है, सिस्टम ले आइए ना, लंबी लिस्ट है, क्यों बाद में कभी चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल एहसन सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया एहसन सिंह जी, राहुल लाल जी, निशांत आपका भी और विनोद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। समय की कमी है, हम लोग इस पर करेंगे चर्चा कि वही सवाल फिर से क्यों खड़े हो रहे हैं। अभी अब वक्त है एक ब्रेक